क्वेश्चन नंबर एक क्या है? क्वेश्चन नंबर एक में क्या है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप होगा, है ना। 50 यानी कि कोई वर्ग है, वर्ग क्या है, जैसे आप वर्ग देखेंगे, जैसे वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होता है, ठीक, ये 90 अंश। विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, ये वाले, ये विकर्ण है, ये वाला। अगर ये भुजा है, ए इसकी वर्ग की एक भुजा है, तो इस विकर्ण को सबसे पहले हम निकालेंगे, तो यहाँ 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश का मान लो ए, अगर ये बी, ये सी और ये डी है, तो यहाँ पर एक ये 90 अंश के सामने को क्या बोलेंगे, इसको कर्ण बोलते हैं, है ना। अगर ये त्रिभुज ए बी सी लेते हैं तो इस कर्ण की लंबाई हम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर। तो ये ए बी ए है तो ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का वर्ग, इस पूरा वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू ए, इनकी ए सी, ये विकर्ण की लंबाई आई। तो वो कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेंटीमीटर है ना, तो इसका विकर्ण का वर्ग करेंगे, विकर्ण का वर्ग यानी कि √2a का वर्ग, वो कितना है, 50 है, तो इसका मतलब ये 2a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50, तो a स्क्वायर हो जाएगा 50/2, यानी कि a स्क्वायर बराबर हो गया 25, तो a बराबर √25, तो 25 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि वर्गी हमको भुजा पता चल गई, यानी कि a का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इस ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ए भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब इसका हमें परिमाप निकालना, परिमाप का मतलब होता है परि माने चारों तरफ, है ना, चारों ओर, माप माने उसकी लंबाई। तो इसका मतलब अगर ये 5 है, 5 5 10 5 15 5 20, है ना, तो 20 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, है ना। अगर वर्ग की एक भुजा हमको पता है तो हम उसमें 4 से अगर गुणा कर दें डायरेक्ट, तो हमारा परिमाप आ जाएगा। तो 4 गुणित 5 बराबर 20 सेंटीमीटर, है ना। तो ये चीज क्लियर होगी कि अगर हमें विकर्ण दिया है उससे हम कैसे उसका परिमाप निकालेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया 20 सेंटीमीटर, दूसरा बी है 10 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर, डी 30 सेंटीमीटर है। तो पहला ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन सही है, 20 सेंटीमीटर उस वर्ग का परिमाप होगा। चलते हैं, सीखते क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं, यानी कि कोई व्यास है किसका, एक वृत्त का, यानी कि एक वृत्त है इस तरीके का। अब इसका केंद्र मान लीजिए, तो इसके केंद्र से होकर जाने वाली ये रेखा, ये देखो, ये जैसे परिधि पर कोई दो बिंदु ले लें और रेखा खींची, तो यहां से केंद्र से यहां तक की रेखा बने। अगर ये O है तो OA, ये B है तो OA और OB, ये त्रिज्याएं होंगी, क्या होंगी, ये त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, यानी कि अगर, और यहां से यहां तक ये पूरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा व्यास, है ना। तो इसका मतलब व्यास क्या हुआ, व्यास में दो त्रिज्याओं से मिलकर के बना होता है, यानी कि व्यास त्रिज्याओं का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब इस व्यास के यहां पर एक स्पर्श रेखा, वो कह रहा है कि ये खींच दी, एक स्पर्श रेखा यहां पर खींच देते हैं, ठीक है, सीधी इस तरीके की। अब इसमें हमने कोई भी स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है कि कोई भी ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर क्या करे, छू करके निकल जाए, है ना, कि टच करे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है इस त्रिज्या के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का, 90 अंश का। यहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ पर भी ये त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। अब ये चूंकि 90 अंश पे जब कोई चीज ऐसी हो जाती है, ऐसे आमने सामने,
तो ये 90 अंश के मतलब सीधी ही जाएंगी। अगर न्यून कोण एक रेखा अगर ऐसी होगी तो ये जाके टकरा दे कट जाएगी, लेकिन ये दोनों कैसी है 90 अंश पर हैं, सीधी रेखाएं हैं, तो इसका मतलब ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। समांतर का मतलब क्या होगा, जैसे रेल की पटरी देखी है आपने, तो ऐसी दोनों रेखाएं समांतर जाती हैं, तो वो तो इसका मतलब ये होगा कि वृत्त के व्यास पर, यानी कि एक पूरा व्यास के दो बिंदु, ये व्यास पर खींची गई दो रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो पहला प्रश्न में क्या है, देखो पहला ये क्वेश्चन नंबर 2 में पहले का ऑप्शन जो है वो क्या है, लंबवत है, बी में है समांतर, सी में प्रतिच्छेद, इस डी में है इनमें से कोई नहीं। तो लंबवत दोनों रेखाएं ये त्रिज्या के साथ लंबवत होती है, आपस में लंबवत नहीं होती है। तो उसमें क्या लिखा है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो आपस में जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो समांतर होती हैं। ठीक है, व्यास के साथ त्रिज्या के साथ लंबवत होती है, लेकिन वो आपस में तो परस्पर कैसी होंगी, समांतर होती है। तो इसलिए वो कहेंगी एक दूसरे, ये ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलते सीखते क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तथा डीई वृत्त पर दो बिंदु हैं, कोण बीईसी का मान होगा। यानी कि एक चित्र ये दिया गया है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें डी और ई वृत्त के पर दो बिंदु हैं, ये वृत्त दिया है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है ए 45 अंश, बी 60 अंश, सी 90 अंश, डी 120 अंश। इनमें से देखेंगे कि एक कौन सा सही है। तो इस चित्र में ध्यान से देखें कि सबसे पहले तो ये कह रहा है कि ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि कोण ए, ये बी और ये सी कैसे होंगे, बराबर होंगी त्रिभुज की। अब बराबर कितने अंश की होंगी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और 180 में 3 का भाग देंगे तो कितने अंश आएगा, 60 अंश आएगा। यानी कि कोण ए का मान जो होगा वो 60 अंश हो जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर होगी। अब ये 60 अंश हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि देखो ए बी सी एक जीवा है, क्या है, जीवा। इसी जीवा पर कोण ए भी बना है और इसी जीवा पर बी डी सी भी बना है ना। तो एक ही जीवा पर वृत्त पर की परिधि पर कोण जो होंगे वो कैसे होंगे, जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो जैसे कोण ए का मान होगा उतना ही कोण ये 60 अंश डी का मान हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम यहां आ गए, अब हमको कोण निकालना है बीईसी। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, अब ये पूरा वृत्त है, वृत्त पर ये बी ई सी डी है बिंदु है, इनसे एक चतुर्भुज बना है। कौन सा बना है, बी डी सी ई। और ये कैसा चतुर्भुज होगा, देखो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वृत्त पर ही चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर हैं, उनसे मिलकर के बना है। तो जब कोई चतुर्भुज वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु होते हैं चतुर्भुज के, तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी कि आमने सामने वाले कोण, जैसे डी और ई, सी और बी, इनका योगफल कितने अंश होता है, 180 अंश होता है। यानी कि कोण बी डी सी धन कोण बी ई सी बराबर होगा 180 अंश। अब चूंकि बीडीसी का मतलब है ये 60 अंश दिया गया है, तो ये 60 अंश होगा, तो कोण बी बराबर 180 अंश। तो बी कोण बीईसी बराबर 180 माइनस 60 अंश, घटा देंगे कितने अंश हो जाएगा, 120 अंश। इसका मतलब है कोण बीईसी जो है वो कितने अंश हो गया, 120 अंश। तो इसका मतलब ऑप्शन तो पहला दिया है 45, दूसरा 60, तीसरा 90, तो डी में कितना दिया है, 120 अंश। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये डी ऑप्शन सही होगा, है ना। तो ध्यान रखना है, जो भी प्रमेय है चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज की वो याद होना चाहिए। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है कि यदि किसी चतुर्भुज का कोई अंतः कोण 180 अंश से बड़ा होता है, यानी कि कोई चतुर्भुज है जिसका एक कोण क्या है 180 अंश से बड़ा हो गया, तो उसे को
कहते हैं, क्या कहते हैं, अवतल चतुर्भुज बोलते हैं कि उत्तल चतुर्भुज बोलते हैं कि अवतल उत्तल चतुर्भुज बोलते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो 180 अंश का मतलब है जैसे कोई चतुर्भुज इस प्रकार का है ए, वो 180 अंश से बड़ा इस तरीके का, ए भी एक चतुर्भुज है, ए, ये बी और ये सी, ये डी। तो ये वाला कोण देखेंगे, क्या देखेंगे, ये वाला कोण। तो ये वाला कोण क्या है, 180 अंश से बड़ा है, यानी कि अगर इसको हम ऐसे करेंगे सीधी लाइन तो यहां तक 180 अंश है, इसके बाद ये बड़ा हो गया है ना। तो ये पूरा कोण कितना हो गया, 180 अंश से बड़ा है। तो इस कोण को क्या बोलते हैं, इस कोण को जो इतना है 180 अंश से बड़ा हो गया है ना। तो ए बी सी डी इस चतुर्भुज को, क्योंकि चार भुजाएं हैं इसमें, चतुर्भुज क्या होता है, जैसी ऐसी बंद आकृति जिसमें चार भुजाएं हो, लेकिन इसमें क्या है 180 अंश से कोण, एक कोण 180 अंश से क्या है, बड़ा है। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को क्या बोलेंगे, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को बोलेंगे अवतल चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, अवतल चतुर्भुज। ठीक है, बात समझ आ रही, क्या बोलेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसका अंतःकोण, एक अंतःकोण क्या हो, 180 अंश से बड़ा हो, तो उसको बोलेंगे अवतल चतुर्भुज। लेकिन अगर ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर के जो अंतःकोण है वो 180 अंश से कम हो, तो उस चतुर्भुज को क्या बोलेंगे, उस चतुर्भुज को बोलेंगे उत्तल चतुर्भुज, है ना। तो अवतल चतुर्भुज और उत्तल चतुर्भुज में ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या है कि एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसकी भुजा के बराबर हो तो इसके सभी अंतःकोणों का मान होगा। सबसे पहले तो मेन आती है समचतुर्भुज होता क्या है ना। समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना, इस प्रकार की, ठीक। और इसके जो सम्मुख कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, ये वाले, ठीक है। और इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं 90 अंश पर, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, ये अलग अलग समद्विभाजित कर देते हैं, ठीक है। इतनी क्लियर बात होगी। अब यहाँ पर ये दो इसमें विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्णों की लंबाइयां अलग अलग होती हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण यदि उसकी भुजा के बराबर हो जाए। अब यहाँ पर देखो ये वाली अगर भुजा मान लें, यदि समचतुर्भुज की भुजा यदि मान लें कि BD, AB और AD ये तीनों बराबर हैं, यदि मान लीजिए AB बराबर BD बराबर AD, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये ध्यान से देखो, तो ये जो त्रिभुज है तीनों भुजाएं जिसकी बराबर हो क्या कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, है ना। ये ABD हो गया समबाहु त्रिभुज। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कोण, प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के होंगे, ये 60-60 अंश के होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ये इतना कोण ये 60 अंश का हो जाएगा, ये इतना 60 अंश का हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये वाला कोण जो होगा ये इतना, ये 60 अंश का हो गया, ये भी इतना 60 अंश का, ये इतना 60 अंश का है। अब अगर ये 60 अंश का है तो चूंकि हमको पता है कि एक समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण A और C के बराबर होगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा C, ये कितने कितने के होगा, ये 60, यानी कि ये 60 है तो ये वाला कोण भी 60 अंश का हो गया, ठीक है। अब सम्मुख, अब इस चतुर्भुज है और चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश होता है, 360, और 360 होता है। तो अगर ये B देखें, अगर क्योंकि ये सम्मुख कोण है तो ये अगर इसको देखेंगे तो ये x है तो ये भी x होगा, है ना। अब चारों कोणों का योग जोड़ दीजिए, तो कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश। अब कोण A का मान कितना है, ये 60 अंश है, धन कोण B और D ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो x माना, तो ये कोण C कितना है 60 अंश है, कोण D हमने x माना है,
360 अंश। अब ये हो गया 2x बराबर 360 माइनस 120 अंश, क्योंकि 60 जोड़ करके घटा देंगे तो 120 अंश घटेगा तो कितने अंश बचा? 240 अंश। ठीक है, अब x बराबर कितने अंश होगा? 240 बटे 2 यानी कि 120 अंश। यानी कि ये वाला जो कोण है वो कितने अंश है? 120 अंश है। तो इसके सामने वाला कोण भी कितने अंश हो गया? 120 अंश हो गया। तो इसके जो कोण है क्या दिख रहे हैं? 60 अंश, 120 अंश, फिर 60 अंश, फिर 120 अंश, है ना। तो अब देखो यहाँ ऑप्शन में क्या है, पहला कोण है 60 अंश 120 अंश, 60 अंश 120, दूसरा है 80 100 60 120, फिर 80 100 80 100, फिर 70 110 70 110, है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही है ना। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या है? एक खेत समांतर चतुर्भुज की आकार का है, इसका आधार 15 डेकामीटर है और उसकी ऊंचाई 8 डेकामीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? 1300 वर्ग मीटर, बी ऑप्शन 12000 वर्ग मीटर, सी ऑप्शन 13000 वर्ग मीटर, डी ऑप्शन 14000 वर्ग मीटर। तो देखो इसमें क्या है, वर्ग मीटर में उत्तर दिया है और हमें भुजाएं किसमें दी है? डेकामीटर में। इसका मतलब है डेकामीटर को हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो एक डेकामीटर में, एक डेका मीटर बराबर होता है 10 मीटर। कितने मीटर होते हैं? 10 मीटर। तो 15 डेका मीटर में कितने मीटर होंगे? 15 डेका मीटर बराबर 10 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 150 मीटर। और 8 डेका मीटर में, 8 डेका मीटर बराबर 80 मीटर। ठीक है, क्योंकि एक डेका मीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 मीटर होते हैं। तो 8 डेका मीटर में 10 से गुणा हो जाएगा इसमें। इतना क्लियर हो गया। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जैसे समांतर चतुर्भुज है, खेत का आकार कैसा है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसमें सम्मुख भुजाएं जो होती हैं कैसी होती हैं? समान होती हैं और समांतर होती हैं। यानी कि ये इसके समांतर होता है, ये इसके समांतर होती है ना। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और वो समान होती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसको और बढ़ा देंगे, इस भुजा पर इस पर लंब खींच देते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा आधार, यानी कि समांतर चतुर्भुज की एक कोई भुजा और उसके शीर्ष से उस भुजा पर डाला गया लंब, यानी कि ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार कितना, मान लीजिए कितना है आधार? 15 डेका मीटर। तो 15 डेका मीटर में 150 मीटर। तो 150 गुणित ऊंचाई कितनी है? 8 डेका मीटर। तो 8 डेका मीटर में 80 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 15 टी 120, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, इतने वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। अब इसमें क्या है, देखो पहला 1300 वर्ग मीटर, ये 12000 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन हमारा सीधा मिला, क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या है कि यदि किसी बहुभुज में शीर्षों की संख्या 8 तथा फलकों की संख्या 6, तो उसमें कोरों की संख्या क्या होगी? यानी कि कोरों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी कि 8 होगी कि 12 होगी कि 6 होगी? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि जैसे देखें कि जो V प्लस F बराबर होता है E प्लस 2। V क्या है? ये शीर्ष बोलते हैं इसको, शीर्षों की संख्या। F क्या है? फलक, है ना, फलक। और E क्या है? कोर, है ना, ये कोर। यानी कि कोई भी
अगर हमें शीर्ष, फलक और कोर में जो संबंध है, कोई भी आकृति है उसमें अगर हमें शीर्ष और फलक दिए तो कोर निकालना है, फलक और कोर दिया हो तो शीर्ष निकाल सकते हो, शीर्ष अगर कोर दिया तो फलक फलक कितनी होंगी वो हम निकाल सकते हैं। तो शीर्ष के इसमें कितने दिए हैं 8, 8 धन फलक कितने हैं 6, 6 बराबर ई माने कोर, कोरों की संख्या आ जाएगी। तो ई बराबर कितना हो जाएगा 8 6 14 में से ये 2 इधर आ जाएंगे तो घट जाएगा, कितना बचेगा 12। इसका मतलब है कि जो इसमें ऑप्शन है पहला ए 10, बी 8, सी 12, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ये 12। तो इसमें देखो 12 कोर हैं, 6 फलक और 8 शीर्ष है। तो ये किस, या तो वो क्या हो सकता है घन हो सकता है या घनाभ हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डिब्बी है ना, तो इसमें हम देखें अगर ये घनाभ के आकार की है क्योंकि इसमें आमने सामने की फलकें समान होती है। घनाभ में क्या है, घन में क्या है सभी जो फलकें होती है उसमें कोरें समान होती है। तो इसमें देखो एक फलक ये है 1, इधर 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये वाली 6, तो 6 फलकें हुई। अब कोर, अब इसमें हमें शीर्ष देखना है, तो शीर्ष क्या होते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और एक 6 और एक 7 और ये 8, 8 शीर्ष हुए ये वाले, है ना। अब इसमें हमें देखना है कोर, कोर का मतलब है ये वाली लाइन, ये जो भुजाएं 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है 4 ये हो गई 1 2 3 4, ये वाले गिन चुके थे। अब 4 के बाद फिर ये 5 और ये 6, फिर ये 7, फिर 8 9 10, तो इसमें ये वाली कोर गिन चुके, ये वाली कोर गिन चुके 10 11 और ये 12। तो इस प्रकार से ये जो कोर है यानी कि ये लाइन यानी कि भुजाएं, तो ये आपकी कोर कहलाती है। तो इस प्रकार का हमको पता होना चाहिए कि भुजा और कोर में क्या अंतर है ना। तो ये चीज अंतर, ये जो भुजा है वही आपकी कोर कहलाती है, शीर्ष ये होते हैं, ठीक है क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हमने अभी इस सवाल में क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा सही था, ये सी ऑप्शन सही है। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या है 1 का क्यू धन 2 का क्यू धन 3 का क्यू धन 4 का क्यू धन 5 का क्यू धन 6 का क्यू ऐसे डॉट 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 90 का क्यू, यानी कि 1 से लेकर के 90 तक की संख्याओं के घनों का योगफल, है ना। अगर हम वैसे करेंगे कि 2 का क्यू करें, फिर 3 का क्यू करें, फिर 8 का क्यू करें, फिर 5 का क्यू, फिर 6 का क्यू, 90 तक सबका क्यू करें, फिर जोड़ेंगे तो लगभग कितना भी जल्दी करेंगे तब भी आपको 10 से 5 मिनट तो लग ही जाएंगे, है ना, ज्यादा भी लग सकते हैं। तो ऐसे सवालों को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे 1 का क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू 4 का क्यू ऐसे डॉट 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 n का क्यू, माने कितना भी हो, n का मतलब कितनी भी संख्या आगे लिखी हो, तो इनका जो क्यू, इसका जो फॉर्मूला होता है n इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, यानी कि n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर जो हमको क्या देखना है, लास्ट वाली संख्या देखनी है। कौन सी संख्या देखनी है, लास्ट वाली संख्या देख करके हम इसमें रख देंगे n का मान। तो इसमें देखो लास्ट यहां नहीं, ये सब क्रम से है ना, ये कितना है 90, तो n की इस n बराबर कितना मिला हमको 90, इसमें रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 91 अपॉन 2 का ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2 से ये कट जाएगा, 45 बार कट जाएगा, तो ये 45 इंटू 91 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर माने 2 बार लिखते हैं इनको, 45 गुणित 45 91 गुणित 91, ठीक है। अब हमें अगर गुणा करेंगे तब भी हमें 5 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट लग सकते हैं, 1 मिनट तो लग ही जाएगा कितना भी फास्ट करेंगे तो, क्योंकि 45 का गुणा करेंगे फिर इसका गुणा करेंगे, तो मान लीजिए बहुत ज्यादा फास्ट करेंगे तो 30 सेकंड लगेंगे। तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले आप इकाई अंक देखो, इकाई मैच करो, इकाई अंक एक है ना, इसका 1, इसका 5, इसका 5,
ठीक है। इकाई का 1 का गुणा 1 में करें कितना आएगा 1, और 1 का गुणा 5 में करें तो 5, और 5 का गुणा 5 में हो जाएगा तो हो जाएगा 25। इसका इकाई अंक कितना आया 5। इसका मतलब इस पूरी संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ ऑप्शन में मैच करेंगे, देखो यहाँ 6 है, ये 0 है, ये इसमें मिल रहा है 5, तो हमारा ऑप्शन पूरा यही सही हो जाएगा। हमको पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इकाई का अंक अगर मैच कर रहा है 2 अंकों में, फिर तो हम 2.5 का अंक देख लेंगे, है ना, गुणा करके कितना आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन सही होगा। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन ... 80 का वर्ग, इन यानी कि संख्याओं का 1 से लेकर के 80 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से लेकर के 80 तक, है ना, तो उसमें का जो मान होगा 70,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,73,880, है ना। अब 1,73,808, 1,37,808 है, 8,80,173, इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है। चलते हैं सीखते हैं। इसमें क्या है कि जब भी आपको इस प्रकार की कोई संख्या का वर्गों का योगफल निकालना हो, यानी कि 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग ऐसे लिखा हो, और ... n का वर्ग लिखा हो। n का मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या कितनी भी आगे 100, 200, 400, 500 तक का वर्ग पूछ रहा हो और इसका एक फल निकालना हो, तो हम क्या लिखेंगे n + 1 फिर 2n + 1 अपॉन 6, यानी कि लास्ट वाली संख्या देखेंगे n का मान वही होगा, उसको इस फॉर्मूले में रख देंगे 60। तो यहां पर देखो कितना दिख रहा है, लास्ट में कितना है 80, तो n का मान कितना हो गया 80। अब ये 80 मान इसमें रख देंगे, तो हमारा 80 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81, और 81 80 में 2 से गुणा करो, 8 दूनी 16, 160, और 1 जोड़ोगे हो जाएगा 161/6, है ना। अब देखो 3 दूनी 6, कितना बचा 2, हो गया 21, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 एकम 2, 2 चौको 8, ठीक है। अब देखो 4 0 गुणित 27 गुणित 161। अब देखो हमने बताया था कि गुणा पूरा नहीं करना है, गुणा करोगे टाइम लगेगा, तो इसमें हमें क्या करना है इकाई अंक निकालो, इसका 7, इसका 1, इसका 0, 1 का इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 का गुणा 7 में 7, और 7 का गुणा किस में करोगे 0 में, कितना आएगा 0, यानी कि इकाई अंक जिसका 0 हो वही हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें इकाई अंक 8 है, इसमें 8, इसमें 3, इसमें कितना है 0, बस इसी को पकड़ करके घेर लो, यही आंसर है हमारा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस ... करके 18 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, यानी कि ये हम क्या देख रहे हैं 2 4 6 8 10 18 20 तक की सम संख्याएं हैं, यानी कि सम संख्याओं का वर्ग 1 2 से लेकर के 20 तक की सम संख्याओं का वर्ग हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 से n तक की सम संख्याओं का वर्ग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योगफल कैसे निकालते हैं, n + 1 n + 2, ठीक है, कैसे निकालते हैं n + 1 n + 2 अपॉन 6, क्या करेंगे n + 1 n + 2 अपॉन 6, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। चाहे यहां पर 1 का वर्ग फिर 3 का वर्ग फिर 5 का वर्ग फिर 7 का वर्ग ऐसे ... लिखा हो, तब भी इसी फॉर्मूले का यूज करना है।
अगर 2 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, यानी कि एक संख्या छोड़ एक संख्या का वर्ग का योगफल निकालना हो तो हम n+1 n+2/6 का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब इसमें देखो n कैसे निकालते हैं, n का मतलब ये वाली संख्या देखते हैं, है ना। तो n का मान क्या है इसमें 20 होगा ना, तो 20 होगा तो इसमें हम मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 20 में 1 जोड़ेंगे 21 में 2 जोड़ेंगे 20 में फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22/6। अब 2 से 1 काट दो, 2 3 6, 3 7 21, ये हो गया 10, ये 7 गुणित ये 22। अब जो देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 10 का गुणा करोगे 1540 होगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन 1540, दूसरा 1450, तीसरा 1440, डी 1054। तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया सही 1540। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11वां में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यदि x धन 1/x बराबर 5/2 है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो x³ + 1/x³ का मान होगा 65/8, पहला ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 8/65, सी ऑप्शन 63/8, डी ऑप्शन 8/63, है ना। तो इसमें क्या है कि इस सवाल को कैसे करना है, ये आपका बीजगणित का सवाल है। बीजगणित में क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, क्यू निकालना ना, तो a + b का होल क्यू बराबर होता है AQ + BQ + 3AB इन ब्रैकेट a + b। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, यानी कि सरसमीकरण। हमें क्या निकालना, AQ + BQ निकालना, तो AQ + BQ बराबर, इसी से हम बना लेंगे a + b का होल क्यू ऋण AB इन ब्रैकेट a + b। अब इस a और b की जगह क्या लिखा है, x और x 1/x लिखा है, x की जगह a की जगह x, तो b की जगह 1/x इसमें रख देंगे, तो 1/, ये हो जाएगा x³ + 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा, x + 1/x का होल क्यूब ऋण 3 × x गुणित 1/x, x + 1/x। अब इसमें हमें x + 1/x की वैल्यू दी है 5/2 दी है ना, तो इस हम 5/2 यहां रख देंगे, इसका होल क्यूब कर देंगे, ऋण इस x से ये x कट जाएगा, 3 इसकी वैल्यू कितनी दी है 5/2, 5/2 5/2 का मतलब 5 का क्यूब और 2 का क्यूब, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 5 25 पंचे 125, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ऋण ये हो जाएगा 5 × 15/2। इसको हल करेंगे, 2 8 एलसीएम ले लेंगे, नीचे 8 आ रहा है, तो अब 8 आ गया तो 2 एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 125 ऋण 2 से 8 कटेगा 4 बार, तो 4 का 15 में गुणा करेंगे, 15 चौको 60। अब 125 में से क्या करना, 60 घटा देना है, देखो तो कितना बचेगा, 2 12, ये 65/8, यानी कि कितना आ रहा है 65/8 हमारा, इसका हमारा किसका आंसर हो जाएगा, x³ + 1/x³ का मान होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है 65/8, बी ऑप्शन है 8/65, सी ऑप्शन 63/8, डी ऑप्शन 8/63। तो पहला ऑप्शन हमको दिख रहा है ना, क्या है ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या है 65/8। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, यदि a + b + c = 9 और ab + bc + ca = 23, तो a² + b² + c² का मान होगा। पहला ऑप्शन 45, बी ऑप्शन 35, सी ऑप्शन 36, डी ऑप्शन 46, कौन सा सही है। तो इसमें देखो क्या दिख रहा है, a² b² c² आएगा, कब आएगा, जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि फॉर्मूला क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, है ना। अब हमें क्या मान निकालना है, इसका मान निकालना है, a² + b² + c², तो a² + b² + c² बराबर
क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस पूरे को इधर लाइए तो हो जाएगा माइनस, और 2 कॉमन ले लीजिए बाहर तो हो जाएगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, अब देखो इसमें a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 9, तो 9 का स्क्वायर है ना, 2 गुणित ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है 23, 23 लिख दीजिए। एक 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 23 दूनी हो जाएगा 46, घटा देंगे 81 में तो 1 की मान 11 में से 6 गया 5, 7 बचा, 7 में से 4 गया कितना बचा 3, आंसर कितना आया 35। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, बी, ऑप्शन नंबर बी सही है 35। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 में क्या है कि एक वृत्त जिसका ओ केंद्र है, एपी वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि ओपी 4 सेंटीमीटर और कोण ओपीए 30 अंश है तो एपी की लंबाई क्या होगी। यानी कि कोई एक वृत्त दिया है इस प्रकार का, यानी कि ऐसे देखेंगे तो एक वृत्त है, ठीक, और वृत्त ये मान लीजिए ओ वृत्त का केंद्र है, यहां पर कोई बाहरी बिंदु है P, इस P से एक स्पर्श रेखा खींची गई इस पर A, और यहां पर ये कोण दिया गया है 30 अंश। कितने अंश 30 अंश, यानी कि OPA ये 30 अंश दिया है, और OP की लंबाई कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि केंद्र से उस बाहरी बिंदु की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है 4 सेंटीमीटर। हमें लंबाई किसकी निकालना है, एपी की निकालना है, ये वाली, यानी कि स्पर्श रेखा की, कि इसकी लंबाई क्या होगी। अगर हमको त्रिज्या अगर पता होती और ये दूरी पता है ओपी, तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर कोण दिया है 30 अंश, तो कोण दिया है तो हमको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब ये लंब हुआ है ना, तो ये 90 डिग्री का सामने एक कर्ण होगा और ये आधार हो गया, ठीक, तो एक त्रिभुज बन गया, यानी कि त्रिभुज OPOAP में cos 30 अंश, cos थीटा बराबर होगा आधार माने AP बटे OP, आधार बटे कर्ण, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, AP अपॉन OP कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, इससे 2 से ये 2 काट देंगे, 2 इधर आ जाएगा, 2√3 बराबर AP, यानी कि AP की लंबाई कितनी होगी 2√3 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन में क्या क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 2√2 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 2√3 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 3√2। तो इसमें ऑप्शन में क्या है 2√3 है, 3√2 नहीं है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी ए सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 14 में क्या है कि LM समांतर है AB, यदि AL बराबर x-3, AC बराबर 2x, BM बराबर x-2, BC बराबर 2x + 3, तो x का मान होगा। पहला ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन 11, डी ऑप्शन 12। यानी कि एक त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज AB के समांतर है LM, लिखा ना LM AB के समांतर है। तो किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो शेष दो भुजाओं को बिंदु पर ये एक निश्चित रेशियो में विभाजित करती है। अब ये जो किसने कहा था, ये थेल्स ने कहा था, तो ये आप कैसे विभाजित करेगी, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं AL बटे LC, AL बटे LC और BM बटे MC, ठीक, इस अनुपात में ये इन भुजाओं को रेशियो में डिवाइड कर दी। तो AL की वैल्यू क्या है, AL की वैल्यू है x-3। LC कैसे निकालो, LC बराबर क्या होगी, LC का मतलब है AC में से AL घटा देंगे, BM दिया है x-2,
MC, ये वाली भुजा हमको दिए कहीं नहीं दिए, तो हम क्या करेंगे, इस BC में से क्या घटाएंगे, MB घटा देंगे। BC पूरी भुजा में से इतना घटा देंगे तो ये याद हो गया MC। अब देखो x माइनस 3 बटे AC कितना दिया गया है, 2x माइनस AL कितना दिया है, x माइनस 3 बराबर x माइनस 2, x माइनस 2 BC कितना दिया गया है, 2x प्लस 3 माइनस MB कितना दिया गया है, MB x माइनस 2 MB या BM, बात देखिए। अब देखो इसमें घटाएंगे तो x माइनस 3 बटे 2x माइनस x प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस x प्लस 2, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि 2x में से x घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 2x में से x घट जाएगा तो बचेगा x, तो x बचा 3 और 2 धन के 5 हो गए। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x माइनस 3 और x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 2 और x प्लस 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर ऋण 3x फिर धन का 5x ऋण के 15 बराबर x स्क्वायर ऋण का 2x धन के 2 धन, तो ये हो जाएगा x और 3 दूनी 6। देखो x स्क्वायर इधर आएगा तो ये से कट जाएगा। अब ये 5x में से 3x घट जाएंगे तो ये 2x बचे माइनस के 15 बराबर x ऋण 6। अब ये x इधर आएगा तो यहाँ x बचा और ये 15 उधर जाएंगे तो 15 धन 15 ऋण 6, तो 15 में से 6 घट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। इसका मतलब ये होगा कि x जो है, x की वैल्यू जो आई है, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा 9 आ गया, है ना। यानी कि x की वैल्यू जो है, इसमें पूछ रहा था कि x की वैल्यू क्या है, तो x बराबर पहला ऑप्शन है 9 है, दूसरा 10 है, 11 12, तो पहला ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां में क्या है कि यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AD की माप होगी। यानी कि एक चित्र दिया गया है इस प्रकार का, इसमें AB बराबर हमको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये लंबाई 10 सेंटीमीटर है, BC ये वाली लंबाई 8 सेंटीमीटर है पूरी, और AB की लंबाई ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको ये पूछ रहा है कि ये वाली लंबाई कितनी होगी, है ना, ये वाली लंबाई पूछ रहा है। ये पूरी लंबाई सबकी दे दी। तो देखो क्या है कि जब ये बाहरी बिंदु है, वृत्त पर बाहरी बिंदु अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो दोनों कैसी होती है, बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ए बिंदु से हमने AD और AF खींची स्पर्श रेखा, तो किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। यानी कि AF बराबर है AD के, ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब C बिंदु से हमने CF और CE खींची है, तो इसका मतलब ये हो गया FC बराबर है EC के। अब B बिंदु से BE और BD खींचा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि BE यानी कि BD बराबर है BE की, है ना। यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, अब इन सबको हम जोड़ देते हैं, है ना। क्या करेंगे, AB की लंबाई क्या है, AB बराबर लिख सकते हैं, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AF धन FC।
ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए सी बराबर, सॉरी ए सी बराबर लिखेंगे ए एफ देन एफ सी, और ए बी बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए डी देन डी बी, ठीक है। और बी सी बराबर क्या लिखेंगे, बी ई देन ई सी, है ना, ई सी। अगर हम सबको जोड़ते हैं, यानी कि इस पहले समीकरण इस दूसरा मान लीजिए, तीसरा मान करके अगर माने तो इनको जोड़ेंगे तो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, यानी कि ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़े ए एफ देन एफ सी देन ए डी देन डी बी देन बी ई देन ई सी, ठीक है। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इन सबको जोड़ दो 12, ए सी की लंबाई कितनी है 10, ए बी की लंबाई 12 और ये धन 8, है ना, बराबर। अब देखो ए एफ है, ए एफ किसके बराबर था, ए डी के बराबर था, है ना, तो ए डी के जगह ए एफ की जगह लिख सकते हैं हम ए डी, क्या लिख सकते हैं, ए डी, ठीक है। अब एफ सी के बराबर क्या है सी, तो एफ सी अगर मान लीजिए लिखा रहने ए डी तो जम की तो लिख रहने दीजिए, डी बी बना रहने दीजिए, बीई बी किस बराबर क्या है बी डी, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं बी डी। ई सी किसके बराबर है एफ सी के, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ सी, ठीक है। अब 12 8 20 10 30, ये तो 30 हो गया। यहां देखो एडी और एडी कितने होगा 2AD, बीडी और बीडी कितना हो गया 2BD, यानी कि 2 बाहर ले लें, AD प्लस BD लिखने के बाद यहाँ एक FCA है, एक FCA तो हो गया 2 FC। ये किसके बराबर है AD प्लस DB, किसके बराबर हो जाएगा AB के बराबर, AB के बराबर, यानी कि 2AB, ये हो जाएगा 2AB देन 2FC, है ना। ये चीज आगे क्लियर, यानी कि ये कितना है 30 और ये 30। अब इसको हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू क्या इतनी है 12, यहां पर लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 बराबर 2 गुणित 12 धन 2FC, तो 12 दूनी 24, 24 इधर लाएंगे 30 माइनस 24 बराबर 2FC, तो ये बचा कितना 6, तो 2FC, तो FC बराबर कितना आ गया 3। अब पूरा हमको एक चीज निकाल ली हमने FC, ये कितनी आ गई ध्यान से देखो 3, अगर ये FC 3 है तो ये कितनी बचेगी 10 में से 3 घटेगा 7, तो ये 7 बचेगी, तो AF बराबर किसके है AD के, तो अगर ये 7 है तो ये भी हमारी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। कोई भी भुजा पूछे AD, अब ये अगर ये 7 है तो ये 12 थी पूरी, तो ये कितना बचा 5, ये 5 है तो ये 5, तो ये कितना बचा 3 हो गया। तो कोई भी माप पूछ सकता था, उसमें आपको पूछा था AD तो हमने AFC निकाल करके 10 में से 3 घटा दिया, तो 7 बचा 7 इसके बराबर आ गया, यानी कि AD की जो माप है वो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, है ना। तो 7 सेंटीमीटर है, तो A देखो 5 सेंटीमीटर, B 4 सेंटीमीटर, C 6 सेंटीमीटर, D 7 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा D, है ना। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि यदि बिंदु x, 2 ऋण 3, ऋण 4 और 7, ऋण 5 संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है कि जब 3 बिंदु एक ही सीध में हो, एक रेखा पर हो, इस तरीके से, जैसे एक रेखा है इसी पर तीनों बिंदु हो इस तरीके की, जैसे A, ये B और ये C, तो ये 2 तरीके से लगा सकते हैं, यानी कि संरेख बिंदु 3 बिंदु कब कहलाएंगे कि या तो 3 बिंदुओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल शून्य हो, क्योंकि अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा शून्य होगा। दूसरे कंडीशन है कि डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर निकालेंगे तो AC की लंबाई जो होगी वो AB प्लस BC के बराबर होगी,
होगी कि नहीं, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, है ना, ये प्लस ये बराबर ये। अगर ये दोनों हल करेंगे तो बराबर आ जाना चाहिए, तो ये वाली भी कंडीशन लगा सकते हैं, है ना। तो लेकिन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एरिया को जीरो करके एक्स का मान निकालते हैं, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। किस तरीके का, ये वाले बिंदु ऐसे लिख लेंगे, ऋण 3, ऋण 4, 7, ऋण 5, और ऊपर वाले बिंदु एक बार नीचे और ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। मेथड समझ, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर जिसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक शीर्ष के निर्देशांक दिए हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम इसी मेथड का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि त्रिभुज है, 3 बिंदु है ना, निश्चित है तीनों बिंदुओं को मिला करके मिलाएंगे तो त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हम 0 कर देते हैं क्योंकि वो बिंदु संरेख है। कैसे है, संरेख है। तो अब हम कैसे, तो क्षेत्रफल अगर मान लीजिए अगर इसको हमने 0 कर दिया तो इसका हम क्या करेंगे, पहले इसका गुणा ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 4x हो जाएगा। फिर इसका गुणा s में करेंगे तो धन का 5 दिया 15 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो धन का ये 14 हो गया, ठीक है। अब ऋण चिन्ह लगाने के बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऋण 6 हो गया, इसका ये 7 चौको 28 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ऋण का 5x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करें तो ऋण के 4x, 15 और 4 कितने हो गए 14, 5 4 9 29, ठीक है, ऋण। अब इनको देखें 8 6 14, ये हो गया ऋण का 34, ऋण का 5x। अब ये हो जाएगा ऋण 4x धन 29, ऋण का गुणा करेंगे तो धन का 34 और धन का 5x, ठीक है। अब इनको देखो 5x में से 4x घट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x, और ये 29 और 34 जुड़ जाएंगे तो 9 4 13, 3 2 5 और 1 6, तो 0। तो x बराबर क्या मिलेगा, ऋण 63, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, ऋण 63। क्वेश्चन पहला ऑप्शन है 60, दूसरा है 63, सी ऑप्शन है ऋण 63, डी ऑप्शन है ऋण 60। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऋण 63। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला सही है। जल्दबाजी में 63 पे मत लगा देना कि 63 आ गया हो गया, साइन को भी देख करके, हमको साइन को देख करके ही लगाना है, ठीक, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि यदि द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के दो मूल अल्फा कॉमा बीटा हैं तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। पहला ऑप्शन क्या है, -27/4, बी ऑप्शन -28/4, सी ऑप्शन 27/4, डी ऑप्शन 28/4। इसमें हमें क्या करना है कि ये देखना है कि मतलब कैसे इसका मान हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये बहुपद दिया गया, ये जैसे मान लीजिए कोई आपको द्विघात समीकरण दिया हो ax² प्लस bx प्लस c, इस प्रकार का, और इसके दो मूल होंगे। क्यों, क्योंकि x की घात 2 है, जितनी x की घात चर की घात होती है उतनी उसके मूल होते हैं। मूल माने रूट, है ना, जीरोस। तो यानी x के जो, इसको हल करेंगे, जो x के जो मान आते हैं उन्हीं को इस समीकरण का या बहुपद का क्या बोलेंगे, मूल बोलते हैं या रूट बोलते हैं या जीरोस। इसके अगर अल्फा और बीटा दो मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है, यानी कि मूलों का योग और ये मूलों का गुणनफल। अब इससे हम इसकी तुलना करेंगे तो इसके गुणांक में 1 है और b ये हो जाएगा, c a होगा, यानी कि a बराबर हो गया 1, b बराबर -5, c की वैल्यू 4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a -5/1 तो धन का 5। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c बने 4/1 यानी कि 4। अब हम ये हमें अल्फा धन बीटा का मान आया 5, अल्फा इंटू बीटा का मान आया 4, है ना। अब हम इसका मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा
माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे। तो अल्फा 5/4 माइनस 2 गुणित 4 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 5/4 माइनस 8। अब इसके नीचे एक मानकर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौको 32 माइनस 32, 5 माइनस 32/4 कितना आ जाएगा? 32 में से 5 घटेगा तो माइनस 27/4, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई? माइनस 27/4। तो पहला ऑप्शन कौन सा? माइनस 27/4 है ना, जो यहाँ भी दिया है 27/4। अगर तो साइन का ध्यान देना है तो इस आपको ध्यान रखना है कि माइनस 27/4 ऑप्शन नंबर 1 ये सही है ना। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां। क्वेश्चन नंबर 18वां में क्या है? के किस मान के लिए समीकरण x² माइनस 4x धन k बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। ये द्विघात समीकरण के चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आ चुके हैं, अक्सर पूछा जाता है। इसमें क्या है कि जब भी किसी द्विघात समीकरण मूलों की गुणों के बारे में या प्रकृति के बारे में क्वेश्चन में दिया गया हो तो 3 कंडीशन बनती है। 3 कंडीशनों में एक कंडीशन वो क्वेश्चन में लिख करके देता है, उस कंडीशन को आपको अप्लाई कर देना है, उसी से आपका आंसर आना है जो भी आए। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास समीकरण दिया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में इसका जो विविक्तकर होता है डिस्क्रिमिनेंट माने d बराबर होता है b² माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर इसकी वैल्यू यानी कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, यानी कि इसमें हम a b c की वैल्यू यहां से निकाल करके सब पुट करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 आती है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आती है तो जो हमारे मूल होंगे यानी कि ये मूल कौन से होंगे? अल्फा और बीटा, ये 2 मूल होंगे इसके। तो 2 मूल जब होंगे तो वो कैसे होंगे? अलग अलग होंगे कि समान होंगे, है ना, कि काल्पनिक होंगे कि वास्तविक होंगे, ये चीज हमको क्लियर करना होता है। तो डी की वैल्यू क्या है? अगर 0 से बड़ी है तो जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न या अलग अलग होंगे, ठीक है। और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे, काल्पनिक और अलग अलग होंगे, ठीक है। 2 बार लिख दिया अलग अलग। अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल आती है यानी कि 0 के इक्वल हो जाती है, यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब जो मूल होंगे वो वास्तविक जो है, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक, अलग अलग। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो मूल जो होंगे वास्तविक तथा समान होंगे, यानी कि जो दोनों मूलों की जो वैल्यू आएगी अल्फा बीटा की वैल्यू दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ये 3 कंडीशनों में से एक कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, तो उस कंडीशन को आप लोग अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि अब इसमें क्या कह रहा है? मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। तो मूल वास्तविक तथा अलग अलग किसमें होंगे? डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू लिखेंगे ग्रेटर देन 0। अब इससे हम क्या करेंगे? a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट, b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। तो इसका क्या है? 1, ये कितना है? b माइनस 4, c क्या है? k, b की वैल्यू -4 तो -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या है? k ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0, तो 16 ग्रेटर देन 4k, तो 4k लेस देन 16, k लेस देन 16/4। इसका मतलब ये हो गया 16/4, 4 4 जा 16, यानी कि 4 4 जा 16 कटेगा तो k लेस देन 4, यानी कि k की वैल्यू 4 आएगी। यानी कि जो साइन, यानी कि k
की जो 4 से हमने भाग दिया, 4 चौक 16, तो k की वैल्यू क्या आई, 4 से कम आई, यानी कि लेस देन, k इज लेस देन 4। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है? देखो पहला ऑप्शन है k लेस देन 4, k ग्रेटर देन 4, सी ऑप्शन है k इक्वल टू 4, k ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? पहला, है ना। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 2x + 3 सेंटीमीटर एवं 4x - 1 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा 3x - 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप होगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर होगा कि 17 सेंटीमीटर होगा कि 18 होगा कि 20 सेंटीमीटर होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसमें क्या है, कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, समद्विबाहु है ना, समबाहु नहीं, समद्विबाहु, ए बी सी, इसमें दो भुजाएं बराबर है, यानी कि 2x + 3 और एक है 4x - 1। वो ये कह रहा है ए बी और ए सी बराबर हैं। क्या है? ए बी बराबर ए सी, दोनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। तो क्या करेंगे हम? तो इसको हम 2x - 3 बराबर 4x - 1 लिखेंगे। अब 2x - 4 x बराबर -1 -3 हो जाएगा, तो ऋण का ये 4 हो गया। ये कितना बचा? ऋण का x। तो x बराबर कितना हो गया? ऋण का 4x में से 2x बचा ऋण का, तो ऋण का 2x बता, ऋण 4x बटे ऋण 2, 2 से कटेगा, माइनस माइनस कट गया है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ गया? 2। अब हमको x की वैल्यू पता हो गई, अब हमको परिमाप निकालना है, यानी कि तीसरी भुजा हमारी ये वाली है, तो इसमें हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2। तो 2 अगर इसमें रख देंगे तो 2 दूनी 4 3 7, तो ये होगी 7। इसमें 2 रखें, 4 दूनी 8 में से 1 गया, तो ये भी 7। अब ये इसमें 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 में से 2 गया, ये कितना हो गया? 4, है ना। ए बी बी सी सी ए। अब इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप हो जाएगा सभी भुजाओं का योग, यानी कि 7 - 7 - 4, कितना होगा? 7 दूनी 14 4, कितना हो गया? 18, यानी कि इस त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो कितना होगा? 18। तो पहला ऑप्शन क्या है? 16 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 17 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 18 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन सी सही है ना, 18 सेंटीमीटर उस त्रिभुज का परिमाप होगा। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपके किसी ना किसी एग्जाम में हमेशा आता है, यानी कि आयु से संबंधित, यानी कि जैसे माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। कितने गुनी है? 5 गुनी। 8 वर्ष पश्चात, यानी कि बाद में, माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो माँ की आयु क्या है? यानी कि उसकी वर्तमान आयु आपको बतानी है क्या है। तो जैसे मान लीजिए माना कि जैसे पुत्र की आयु की वो 5 गुनी है, तो पुत्र की आयु को मानेंगे, पुत्र की आयु है, वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु कितनी है? x है। तो माँ की कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु? माँ की हो जाएगी 5x, क्योंकि वो पुत्र की आयु की 5 गुनी है। अब वो कह रहा है 8 वर्ष पश्चात, यानी कि 8 बाद। अगर पूर्व में कहता तो उम्र वर्तमान से घटा देते, जैसे अगर हम वर्तमान में 10 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पूर्व कितने होंगे? 5 साल की, और 5 वर्ष के बाद कितने होंगे? 15 साल, क्योंकि 10 वर्ष के है ना। तो इस बार अब वो कह रहा है 8 वर्ष पश्चात, तो 8 वर्ष के पश्चात, बाद में, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु होगी x - 8, और माँ की कितनी होगी? माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 5x - 8। अब वो ये कह रहा है प्रश्न के अनुसार कि जो 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो है, यानी कि प्रश्न ये कह रहा है कि जो आयु है ये वाली माँ की, वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी कि 5x - 8 बराबर 3x - 8।
इसको हल करेंगे, 5x धन 8 बराबर 3x धन 8 तिया 24। 3x इधर ले आएंगे, इससे घटेगा तो ये बचेगा 2x, 8 उधर चला जाएगा तो ये घटेगा, 24 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 16। तो x बराबर हो जाएगा 8, यानी कि 8 वर्ष किसकी आयु आई, किसकी मानी थी, पुत्र की वर्तमान आयु आई 8 वर्ष। ठीक है, तो मां की पूछ रहा है, तो मां की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु, मां की वर्तमान आयु 5 गुणित 8 तो कितनी हो गई 8 40 वर्ष, है ना। तो ऐसे वर्ष, ऐसे क्वेश्चन आपको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर देखो पहला है 40 वर्ष, 8 वर्ष, 30 वर्ष, 75 वर्ष। तो पहला हमने जो x माना था वो पुत्र की आयु थी, अगर इस सवाल में पुत्र की आयु पूछता तो आपका ऑप्शन 8 वर्ष हो जाता, लेकिन पूछा क्या है इसमें, मां की आयु पूछा है। तो मां की आयु क्या है, पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु अगर 8 वर्ष है तो मां की 40 वर्ष है, तो मां की हो जाएगी 40 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये क्वेश्चन अभी हमने, वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये हमने 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन कंपटीशन में, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन आने वाले हैं। इनको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक जरूर करें। यदि वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप किसी भी बच्चे को, गरीब बच्चे को पेन पेंसिल कॉपी की मदद कर सकते हैं, किसी गरीब असहाय व्यक्ति की भी मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।